प्यारे फौजी जवान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। फौजी भाइयों, आज मैं अपने YouTube चैनल कपिल फौजी से आपके सामने रूबरू हो रहा हूं और एक बहुत ही जरूरी एक खबर लेके आया हूं और खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि साथ में कि आज मैं जो आप लोगों की आंखें खोलने के लिए एक ऐसी हकीकत जो भी फिलहाल चल रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जवानों के साथ में हुआ क्या। 7 पे कमीशन में जो 2.57 का फैक्टर था वो 2.81 का ऑफिसर के लिए अलग से क्यों मिला। एक तो कुल्हाड़ी पैर पे पड़ती है और एक कुल्हाड़ी पे पैर मारा जाता है। तो हमारे जो जवान भाई थे उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। जवान भाइयों, मैं रिक्वेस्ट करके इतनी आपसे दरख्वास्त है कि मैं बोलता नहीं वैसे कि इस वीडियो को शेयर करना, पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कृपया करके उनके पास में पक्का शेयर करना जो पूर्व सेना अधिकारियों के पिछले लघु हैं, जो चमचे हैं, उनके पास में, क्योंकि उनकी आंखें ना तो आज खुली ना आगे खुलेगी। हाँ, वो आने वाली नस्ल है उसके भविष्य को वो खा रही। एक इसी उदाहरण के लिए मैं लेके आऊं। और जितने हरियाणा के मेरे जवान भाई अगर ये वीडियो उनके पास में पूछता तो उनके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना। और जितने दिव्यांग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, जो डिसेबिलिटी पर्सन हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है कि हरियाणा सरकार की तरफ से। जवान भाइयों, मैं अपना वीडियो शुरू करूं, फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जवान भाइयों, हरियाणा सरकार ने एक 14 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कराया है हरियाणा गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ये जो पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, उससे संबंधित ये लेटर जारी कराया है। इस लेटर में मैं आपको बता दूं कि इस लेटर के अनुसार क्या है। पहले मैं आपको 1972 का जो लेटर है जिसके अंतर्गत हरियाणा राज्य में पूर्व सैनिकों को नौकरियों में आरक्षण मिला है, वो लेटर क्या बोलता है। वो लेटर बोलता है कि जो 20% से 50% के बीच असक्षमता दिव्यांग डिसेबिलिटी पर्सन है उनको आरक्षण का पहले लाभ दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो शहीद सैनिक हैं उनके बच्चे को लाभ दिया जाएगा और तीसरे नंबर पे अन्य भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिया जाएगा। इसी लेटर में कि हमारी एक पिछली हरियाणा में जो पिछली सरकार थी, राज्य सरकार ने, उसने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी पूर्व सैनिक जो सेना में नौकरी करके आता है और उसका जो लाभ बनता है, नौकरियों में जो रिजर्वेशन बनता है, अगर वो नौकरी नहीं करता है तो वो अपना कोटा, अपना आरक्षण वो अपने बच्चों को दे सकता है। एक बच्चे को, किसी को भी, उसको बोलते वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपने बच्चे को देख सकता है और उसकी जगह कोई भी नौकरी निकलती हरियाणा सरकार की तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये नियम था। जो हरियाणा सरकार ने जो ये लेटर जारी किया है, इसके ऊपर बहुत सारे जो सेना के अधिकारी हैं, उसमें एक कर्नल है जिसके अंदर मैं तो मान नहीं सकता कि उसके अंदर दिमाग है। पहले तो मैं सेना से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार कोई ऐसी मशीन बनवा लो वैज्ञानिकों से जिसके सिर पे रखने से यह पता लग जाए कि इसमें दिमाग भी है या नहीं है, या मूर्ख है या नालायक है। जो कर्नल है वो लोगों को, पूर्व सैनिकों को भड़का रहा है इस लेटर के ऊपर कि पूर्व सैनिक कुल्हाड़ी पे खुद पैर मार ले और खुद अपना नुकसान कर बैठे। जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन में इन्होंने अपना नुकसान करा, ये पीछे दरी कुर्सी बिछाते रह गए, जयकारे के नारे लगाते रह गए और पिछले लोग बन गए। भाइयों, मैं अपना शुरू करूं तो हरियाणा सरकार ने इस लेटर में क्या बोली हरियाणा सरकार
कि प्रदेश सरकार ने एक्स सर्विसमैन की राज्य की नौकरियों की रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन किया है। अब यदि कोई एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार की नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा, चाहे एक्स सर्विसमैन ने खुद रिजर्वेशन का फायदा लिया हो या नहीं। इसी प्रकार शहीद के बच्चों को भी इस पॉलिसी का फायदा नहीं दिया जाएगा। तर्क दिया कि शहीद के परिवार के किसी एक सदस्य को कंपेंसेंट अपॉइंटमेंट पॉलिसी का फायदा मिल जाता है, यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती है। यह निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। इनमें कहा कि यदि एक्स सर्विसमैन खुद नौकरी पा लेता है तो उसे हाई पे स्केल की नई नौकरी में जाने के लिए सिर्फ उम्र में छूट मिलेगी, बाकी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यदि एक्स सर्विसमैन योग्य होते हुए भी दोबारा नौकरी नहीं करता तो उसके एक बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ दे दिया जाएगा। सीधी सी बात है, मैं इसमें मेन पॉइंट बता दूं। अगर कोई एक्स सर्विसमैन उसका जो लाभ बनता आरक्षण का, अगर वो नौकरी नहीं करता तो उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका बच्चा उसकी जगह भर्ती देख सकता है, सिर्फ एक बच्चा। दूसरी बात, अगर कोई एक्स सर्विसमैन अगर वो डी ग्रुप की नौकरी देख लेता है और उसके बाद में वो अप पे स्केल की नौकरी में जाता है तो वहां पर उसको भूतपूर्व सैनिकों का कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले डी ग्रुप की देख ली, फिर सी ग्रुप की देख ली, फिर बी ग्रुप की देख ली, जो नाजायज था। क्यों था? क्योंकि पहले तो ये नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, पहले तो ये डी ग्रुप की देखते हैं जिनमें ये नुकसान करते हैं। जो हमारे भारतीय सेना के जो ट्रेडमैन है वो उनकी नौकरी को खा जाता है, जबकि डी ग्रुप में वो जा सकते हैं, पर ये उनको प्रतियोगिता में हरा देते हैं। उनसे प्रतियोगिता होती नहीं टेस्टों की, और उनका भी ये रिजर्वेशन खा जाते हैं और वहां से ये पे स्केल में डाक मार जाते हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अगर आपकी योग्यता है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार ही नौकरी देखो, बाद में ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं एमए पास हूं, मैं ये पास हूं। दूसरी बात, बहुत सारे पूर्व सैनिक जो हमारे हैं वो बोलते हैं कि एक बच्चे को ही रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिले, जबकि मेरे तो 3 बच्चे हैं, मेरे को तो 4 बच्चे हैं। जिस तरह से SC BC BC A BC B में सभी बच्चों को आरक्षण मिलता तो सैनिकों के बच्चों को मिलना चाहिए। पहली बात, देश की कोई भी राज्य सरकार सैनिकों के बच्चों को आरक्षण नहीं देती, न ही केंद्र सरकार देती, ये सिर्फ हरियाणा राज्य सरकार देती है, जो बहुत ही अच्छी स्कीम है। दूसरी बात, क्या जिन्होंने 3 बच्चे पैदा करे, 2 बच्चे पैदा करे, क्या वो हरियाणा सरकार से पूछ के करी थे? क्यों करे थे? आप 15 साल में नौकरी अपने बच्चों के लिए मांग रहे हो और अपने लिए मांग रहे हो, ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। दूसरी बात, हरियाणा की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ 75 लाख के करीब है, और हरियाणा में जो नौकरी है वो है 2,80,000, और पूर्व सैनिकों की जो स्ट्रेंथ है वो है 3 लाख। अगर हर एक घर में एक नौकरी मिलने दे दी जाए तो भी 3 होगी। अगर 2 बच्चों के एक्स सर्विसमैन के 2 बच्चों को नौकरी दी जाएगी तो 9 लाख हो गए। तो हरियाणा सरकार जॉब कहां से लाएगी? श्रीलंका से लाएगी या अमेरिका से लेके आएगी? ये जो मूर्खों वाली बात है ये करनी बिल्कुल बंद कर दो। हर चीज का हिसाब किताब होता है कि आपके बच्चों को जो नौकरी मिल रही है वो आपकी जगह मिल रही है। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक नौकरी नहीं करते, वो डेयरी कर लेते हैं, कृषि का काम कर लेते हैं, दुकान करके बैठ जाते हैं। आप उनका भी हक खा रहे हो। अभी फिलहाल ऐसे बहुत सारे तेज तराट जो क्रिमिनल माइंड के एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी डिस्चार्ज बुक से भर्ती देखी और वह हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी करने लग रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपने बच्चे का बनवा दिया, उसका बच्चा भी वो नौकरी कर रहा है। जबकि एक घर में तो एक नौकरी नहीं मिली जिसका हक था, जो एक्स सर्विसमैन था, और एक घर में 2 नौकरी चली गई। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात कि अगर जो हाई पे स्केल में नौकरी देखेगा डी ग्रुप से होके, तो उसको सिर्फ उम्र में छूट मिलेगी, सेना का कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले एक बार भूतपूर्व सैनिक का एक कोटा ले लिया। तीसरी बात भाई, इसके अंदर बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि जो इसमें लिखा है कि दुर्व्यवहार बर्खास्त सैनिक जो हैं उनको कोई भी हरियाणा सरकार में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे सैनिक भाइयों के फोन आ रहे कि मेरे को चरित्र गुड मिला था, एग्जाम्पलरी मिला था, वेरी गुड मिला था, तो गुड वाले वेरी गुड वाले को ये यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। कुछ हमारे जैसे साहब बोल रहे हैं, जो तुम्हारे जैसे साहब ऐसी बातें कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। वो पीछे खड़े होके जवान के पीछे जब छुट्टी जाता है और पीछे से उंगली हिलाते हैं, वही
सामने बैठे हुए अधिकारी को ऐसे, तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं है। पहली बात, जब हम पढ़ते थे 2000 में 99 में, जब वेरी गुड, गुड और एक्सीलेंट इस तरह की सर्टिफिकेट बन के आते थे 10वीं और 12वीं के, जब गुड भर्ती होके सेना में जा सकता है तो गुड यहां क्यों नहीं नौकरी कर सकता? इसका कोई वो नहीं है, चाहे गुड हो चाहे वेरी गुड हो चाहे एग्जाम्पलरी हो, आपका होना चाहिए, पर बैड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बर्खास्त सैनिक नहीं होना चाहिए, जहां तक मैं इस लेटर को समझा हूं। अगर इस तरह की कोई रणनीति हरियाणा सरकार करेगी तो वो चैलेंजेस हो जाएगा हाई कोर्ट में। दूसरी बात भाई, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं, दिव्यांग सैनिकों के लिए इस लेटर में बहुत ही बढ़िया जबरदस्त फैसला हरियाणा सरकार ने किया है, और मैं हरियाणा सरकार को तहे दिल से मैं सलाम करता हूं। और आने वाले दिनों में हम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी मिलने जाएंगे और गुलदस्ता देंगे कि उन्होंने हमारे जो पिछले हम 3 साल से ज्यादा वक्त से इस गाइडलाइन के पीछे पड़े हुए थे कि ये जारी करो, इसके अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, और इतनी साफ सुथरी गाइडलाइन, इतना साफ सुथरा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। मैं हरियाणा सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दिव्यांग सैनिक, जिनका सबसे पहले हक बनता था 1972 के लेटर के अनुसार, पर वो ग्राउंड पे लागू नहीं था। बहुत सारे सैनिक भाई हैं डिसेबिलिटी परसेंटेज, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की कमर में दर्द है, तो वो नौकरी उनको नहीं मिलती थी। तो इस लेटर के अनुसार, जो पहले से गाइडलाइन है, इस लेटर के अनुसार सबसे पहले दिव्यांग सैनिक, डिसेबिलिटी पर्सन को नौकरी दी जाएगी उसकी योग्यता के आधार पे। चाहे कोई फिट फॉर मेरे जैसा भी सैनिक होगा तो वो उससे पीछे खड़ा होगा, पहले दिव्यांग सैनिक को दी जाएगी। अगर दिव्यांग सैनिक 100% हुआ, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो हरियाणा सरकार जिसने नौकरी नहीं की, तो जो एक्स सर्विसमैन के बच्चों का कोटा है उसमें भी उसके बच्चे को पहले स्थान पे नौकरी दी जाएगी। इतनी जबरदस्त गाइडलाइन। दूसरी बात भाई, बहुत सारे इसमें 2-3 एसोसिएशन आई है बिल्कुल सामने, जो जवानों को भी भड़का रही है, और जो मैंने एक बताया कि टीएस कर्नल महामूर्ख आदमी, उसके पीछे जो पीछे लगू है, जेसीओज है, रिटायर्ड कैप्टन है, टोटल की टोटल वे हैं, वो आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, और वो लेफ्टिनेंट, वो टीएस कर्नल हरियाणा सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा है, और हरियाणा सरकार के ही खिलाफ वो विरोध करवा रहा है। देखो हर आदमी क्या करते होता है, जहां की खाओ बाजरी वहां बजाओ बांसुरी, पर ये कर्नल ऐसा है कि ये सरकार के खिलाफ में ही जवानों को भड़का रहा है। तो मैं वो भी बताऊंगा इससे उस कर्नल का क्या फायदा है, सेना के अधिकारियों का क्या फायदा है। दूसरी बात भाई, इसके अंदर एक है अखिल भारतीय पूर्व नौसैनिक संघ गाजियाबाद, उन्होंने एक मांग पत्र दिया है। किसको दिया है? सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार माननीय ओम प्रकाश यादव जी, और दूसरी संस्था है भूतपूर्व सैनिक संगठन हरियाणा महेंद्रगढ़ से। भाई ये नेवी वाले भाइयों को तो मैं बड़ा पढ़ा लिखा मान्या करता हूं, पर मेरे तो ये नेवी वाले हैं समुद्र वाले। अरे भाई एक आधा आदमी ऐसा होता है कि वो सब पे उंगली उठवा देता है। अगर ये लेटर पढ़ना नहीं आता, ये गाइडलाइन नहीं पढ़ना आता, तो मेरे जैसे अनपढ़ आदमी से भी पढ़वा सकता है। जो तू घूम रहा कर रहे हो, जब तुम नेवी वाले पढ़े लिखे होने के बाद में, ये लेटर सब जगह घूम गया है, और ये गाइडलाइन पहले से ही है। इसमें तो सरकार ने साफ सुथरा कराया, इसमें कौन सा आरक्षण काट दिया सैनिकों का? एक घर में 3 नौकरी करे भाइयों। दूसरी बात, आप फोटो देख रहे हो, ये मेरा है। मैंने इस गाइडलाइन के ऊपर जो दिव्यांग सैनिकों का हक बढ़ता था, पूरे सैनिकों का हक बढ़ता था, उसके ऊपर मैंने पिछले 4 साल से लगा हुआ कि जी ये पहले से ही ये नौकरियों में आरक्षण है, पर इसकी गाइडलाइन साफ सुथरी नहीं है, इसके अंदर भ्रष्टाचार है। क्योंकि हमारे बहुत तेज तराट व्यक्ति जो खुद भी नौकरी ले जाते हैं, उन्होंने बच्चों को भी नौकरी दे देते हैं। इनके ऊपर गाइडलाइन होनी चाहिए, और जिन्होंने भी ऐसा गलत काम किया है, क्रिमिनल जिसकी भी थिंकिंग थी, ये माइंड से किया गया क्रिमिनल, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात भाई, जो महत्वपूर्ण बात है कि इससे अफसरों को क्या मतलब फायदा होगा और नुकसान होगा। जवान भाइयों, हम पिछले कई साल से इस गाइडलाइन के ऊपर चल रहे हो, तो मैंने जो हरियाणा सरकार के सैनिक अर्धसैनिक मिनिस्टर,
अजय यादव को भी भाई इसके ओम प्रकाश यादव को भी मैंने मांग पत्र दिया और कई बार उनसे निजी मुलाकात करी। आप फोटो भी देख रहे हो। ये गाइडलाइन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बड़े संघर्ष से ये बदली करवाई है। और जो फायदा अधिकारियों को होगा, तो मैं आप लोगों को एक लेटर दिखा देता हूं 2018 का एक नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई युद्ध में कोई सेना का जनरल कर्नल शहीद होता है तो उसके बच्चे को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। ये देखो, अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके बच्चे को सी और डी ग्रुप की नौकरी दी जाएगी। मतलब जो शहादत है उसको भी इन्होंने तोल दिया, मतलब एक तरह से जातियों में बांट दिया कि जो जवान शहीद होता है उसकी शहादत बहुत ही निचले लेवल की है, और जो अधिकारी शहीद होता है तो वो बड़े लेवल की शहादत है। ये हरियाणा सरकार पूरे देश में पहली राज्य सरकार है जो इस तरह के कानून बनाए हैं, जिसके ऊपर मैं हरियाणा सरकार की निंदा भी करता हूं। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संघर्ष भी इसके ऊपर छेड़ेंगे हम, कोरोना वायरस जैसे ही हमारे को कोई राहत देगा तो। दूसरी बात, ऐसे ही ये जो गाइडलाइन बनाई है, ये पीछे लघु थे ना, जो जेसीओ थे, जो कैप्टन थे, कुछ जवान थे, वो ऑफिसरों के पीछे पीछे चलते चलते चंडीगढ़ पहुंच गए। और वो तो बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रह गए और वो तो बाहर खड़े जयकारे के नारे लगाते रहे। और कुछ तेज तरार जो अधिकारी थे उन्होंने ये पॉलिसी चेंज करवा दी। अब जो कुछ अधिकारी लगे हुए हैं, इस 14 जुलाई 2021 के लेटर के चेंज होने में भी, इसमें भी उनका फायदा है कि कुछ जो अधिकारी हैं, जो इनकी एक ढपली है, उसके अंदर ये क्या चाह रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो नौकरियां हैं, क्लास की नौकरियां हैं, उसमें पूरे सैनिकों को 5% आरक्षण दिया गया है। और वो ये चाह रहे हैं कि ये 5% आरक्षण सिर्फ अधिकारियों के लिए ही रिजर्व कर दिया जाए और जवानों के लिए जो 14% सी और डी ग्रुप की नौकरियां हैं उनमें रिजर्व कर दिया जाए। तो मैं उन समुद्र वाले भाइयों को बताना चाहता हूं, फिर पकड़ लेना तुम ए और बी क्लास की नौकरियां। आर्मी वाले को तो ये ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती ए और बी की, इन पे एयरफोर्स और नेवी वाले ही बैठते हैं ए और बी पे। फिर पकड़ लेना तुम ये झंडे, जो तुम ये नालायकी का काम कर रहे हो ना, बेशर्मी का काम कर रहे हो। अपने दिमाग को लगाओ, इस लेटर को पढ़ लो, ये गाइडलाइन है। दूसरी बात, चाहे तुम कितना ही हंगा लगा लेना, ये गाइडलाइन चेंज होती है तो मैं पूरे सैनिकों को तो साथ में लेके बैठूंगा नहीं, पर मैं एक लेके इतनी हिम्मत है कि चंडीगढ़ विधानसभा में अकेला ही धरना दे दूंगा अगर ये गाइडलाइन में से एक भी चीज चेंज होगी, क्योंकि ये आने वाली नस्लों को भी प्रभावित करेंगी। नस्लों को, हमारे को नौकरी नहीं मिलेंगी अगर ये गाइडलाइन होगी। तो एक घर में 3-3 नौकरी मिल रही है और एक जो एक्स सर्विसमैन है, जो जिसकी टांग नहीं, जिसका पैर नहीं, उसको नौकरी नहीं मिल रही, और उसकी नौकरी एक एक्स सर्विसमैन और उसका बच्चा खा रहा है। ये जायज है या नाजायज है? और ये गाइडलाइन मेरे पास में लेटर, जिस भाई ने भी ये लेटर चाहिए वो लो, इस लेटर को 10 पे पढ़ो, 15 पे पढ़ो। दूसरी बात भाई, जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन में हमारे साथ में होया था ना कि हम तो बाहर जयकारे के नारे लगाते रह गए और अंदर घुस गए जो सेना के बड़ी बड़ी मुच्छों वाले जनरल थे, कर्नल थे, और वो ही उस 1 रैंक 1 42,500 करोड़ को चट कर गए। जहां 2006 में एक जवान की विधवा की 3500 रुपया पेंशन थी और एक टीएस कर्नल की 5880 रुपया पेंशन थी। आज वो जवान की जो विधवा है वह समथिंग 11,000 रुपये ले रही है, और ऑफिसर की जो टीएस कर्नल की विधवा थी वह 72,000 रुपये ले रही। हमने तो पिछले लोग बने ना। और हमारे यहां देखने में अभी 6 महीने में आया है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी, इनमें अभी आसपास में देखने को मिला है कि हमारे जो जेसीओज हैं वो ही पता नहीं उनमें दिमाग है या नहीं है, उनको 2 बार तो साफ बोल देते हैं और एक बार उनको कप की चाय पिला दो, वो तो बस उनके पीछे पीछे मेरा साहब, मेरा साहब, मेरा साहब, मेरा साहब। ये नहीं पता कि तू कुल्हाड़ी तेरे पैरों पे नहीं पड़ रही, तू जाके कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर लो। कुछ नहीं पता है तो किसी ये इनको कैसे भड़काते हैं कि वो तो फलाना आदमी सिपाही है, फलाना आदमी हवलदार है, उनके पीछे क्यों चलते हो? आप तो साहब थे, आप तो जेसीओ थे, सेना में ये कर रहे थे, आपके पीछे आगे 4-4 आदमी सलूट मारते थे, ये ऐसे हो जाएंगे। अरे जो आदमी काम जानता है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी, तो उसके पीछे जाने में कोई शर्म नहीं है। जब आप एक नए लड़का जो 12वीं पास लेफ्टिनेंट आता है उसको भी तो सलूट मारते हो और आपकी 28 साल सर्विस हो जाती है, क्या आपसे ज्यादा तजुर्बा है उसको?
नहीं, आप अशोक सितम को सलूट मारते हो और उस पद की गरिमा को सलूट मारते हो। तो यहां क्या दिक्कत है? अगर कोई भाई काम कर रहा है तो उसके पीछे चलने में क्या दिक्कत है? और फिर एडवाइजर भी करने में है। जवान भाइयों, इस पॉलिसी से कोई खतरा नहीं है। ये पॉलिसी हमने मेहनत करके हरियाणा सरकार से चेंज करवाई। वे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपने बलबूते पे कहते कोई भाई ये कह दो 2017 से हम इस पॉलिसी में लगे हुए हैं। आप ये 2017 के लेटर देख सकते हो भाई, पूरे के पूरे ये मैं सारे के सारे। तो इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है भाई। आपने दिमाग लगाओ और अपने बच्चों के लिए ये रिजर्वेशन है, उन बच्चों में ही जाना चाहिए। कुछ तेज तराट जो जेसीओ जो ऑलरेडी हैं उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं है। वो उनके पीछे आप चल रहे हो तो वो आपको ऑफिसर के पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि उनमें नहीं है। उनमें तो वही चीजें हैं जो वो सेना में सीख के आए थे। जवान भाइयों, इसके ऊपर जो नजर है वो सिर्फ ए और बी के 5% जो नौकरियों में जो पूरे सैनिकों को आरक्षण मिला है वो सिर्फ अधिकारियों के लिए रिजर्व रखने के लिए या अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व रखने के लिए और जवानों के बच्चों के लिए सिर्फ सी और डी। ये कुछ ऐसी चीजें चल रही कि वो हरियाणा सरकार से पास करवा दें। और हरियाणा सरकार में कोई सेना का जवान तो बैठा नहीं है, वो तो भाई सिविलियन है। अगर वहां पर जेसी और जवान ऑफिसर के पीछे जाके बोलेंगे कि हाँ सर ये 5% रिजर्व सेना के अधिकारियों के लिए कर दो, तो हरियाणा सरकार कर देगी, क्योंकि भाई ये तो सब इकट्ठे होके आए हैं। जिस तरह से 2018 में जो शहीदों की पॉलिसी में चेंज किया गया कि कोई कर्नल जनरल शहीद होगा तो उसके बच्चे को ए ग्रेड की नौकरी मिलेगी, अगर कोई जवान शहीद होगा तो उसके बच्चे को सी और डी ग्रुप की नौकरी मिलेगी। ये भी चेंज हो जाएगा जब वो चेंज हो सकता। तो जवान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।